चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो एक बार स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से ये जो डिप्लॉइड कंडीशन था, इसमें आपने क्या किया था? स्पोरिक मियोसिस। और स्पोरिक मियोसिस से आपने क्या बनाए थे? 4 मेगास्पोर्स बनाए थे, जिसमें से एक फंक्शनल था, फंक्शनल मेगास्पोर था। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपने बोला कि मेगास्पोर मदर सेल था, और ये मेगास्पोर मदर सेल कहां पर था? न्यूसेलस में। और न्यूसेलस के अंदर इस सेल में हुआ स्पोरिक मियोसिस, और मियोसिस की वजह से बने 4 सेल्स, और 4 में से एक सेल कौन सा हो गया? फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी कहानी आगे चली थी, और इससे तुमने क्या बना लिया था? एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। राइट? तो यहां पर आपका कंडीशन बन चुका था, और इसको तुमने कहा था इम्ब्रियोसैक। विच इज फीमेल गैमेटोफाइट। यहां तक पहुंचे थे? तो आप ये समझो, यहां पर एक वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अरे बताओ तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। ठीक है, वो तो हो गया ग्रोथ। इसके अलावा उन सेल्स में या उन टिश्यूज में जब डिफरेंशिएशन हो, स्पेशलाइजेशन हो, तब उसको आप क्या कहते हो? वहां पर उस ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को मिलाकर क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। याद करिए, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे कहां पर? एनाटॉमी में। और याद करो, पीजीआर वाले में आपने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? तो डेवलपमेंट ये यहां पर करना है। तो देखिए यहां पर एक तो हम लोग यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, है ना? यहां पर देखो एक सेल था, और यहां पर कितने सेल्स हो गए? 7 सेल्स हो गए। 7 सेल्स हो गए। तो एक तो ग्रोथ हुआ, प्लस इनका स्पेशलाइजेशन है। एंटीपोडल का फंक्शन अलग होगा, सिनर्जिड का फंक्शन अलग होगा, सेंट्रल सेल का फंक्शन अलग होगा। ये सारी बातें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक तो नंबर बढ़ा, प्लस वहां पर डिफरेंशिएशन हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ। तो इसको आप क्या बोलते हो? डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो वर्ड है स्पोरिक और कितना? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम 1 मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियो सैक बन जाए, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाए? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपने उस दिन जो यहां पर पढ़ा था, वो हमने कंक्लूड कर लिया। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी, अरे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? बैठिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, और ये यहां पर सॉल्व करना है आपको। साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाउ मेनी सेल डिविजन्स will occur to form 100 माइक्रोस्पोर्स? सबसे पहला सवाल, आपके पास 30 सेकेंड है, इसको आप जो है एक बार सॉल्व करिए। ठीक है ना? तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं।
जल्दी से फटाफट से जो है फटाफट से आप इस पे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। मैं प्रकाश मंत्री बायो इंस्टीट्यूट का 1 ईयर कोर्स में एडमिशन लिया था, जिसमें यहाँ पर स्पेशल बैच जो लक्ष्य बैच करके बना था, जिसमें केवल 500 प्लस 400 प्लस वाले मार्क्स को ये बच्चे लोग का एडमिशन लिया गया था। वो बैच मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। यहाँ के टीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा ईयर भी मतलब 319 आया है, और वो भी यहाँ के टीचर वगैरह का सपोर्ट, पंकज सर यहाँ पर बहुत सपोर्टिव डायरेक्टर है, मतलब उनके वजह से मुझे लगता है कि पूरा बायोम एक जगह है। और बाद बाकी पूरे जो ये लक्ष्य बैच हुआ, फिर बाद में जब ये रैंकर्स बैच बना यहाँ पर, जिसमें सारे बच्चे लोग बहुत ही सपोर्टिव, और ये जो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिला मुझे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाया। अगर ये स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझे घर में बहुत सपोर्ट करते थे, यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह, फिर बाद बाकी टीचर्स, फैकल्टीज़, और स्पेशली मेरे सारे दोस्त जो रैंकर्स बैच में थे, जो मुझे बहुत सपोर्ट किए लास्ट तक भी, एंड जो ये मेरे को स्ट्रेस फ्री बनाए, और जिसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। सिंपल सा एक चीज समझिए, यहां पर एक सिंपल सा चीज समझिए कि आपको क्या था, एमएमसी, ठीक है ना। एमएमसी से यहां पर आपने बनाया क्या, माइक्रोस्पोर्स। कितने बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्टार्ट करोगे, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहां पर 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, वो यहां करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, ठीक है ना। तो यहां पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये कितने हैं, एक मियोसिस से आपको 4 माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर 4 माइक्रोस्पोर्स करने के लिए, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए हमने एक मियोसिस किया, एक डिवीजन किया, राइट। तो वहां पर 100 माइक्रोस्पोर्स करने के लिए कितना लगेगा, 100/4 नंबर ऑफ डिवीजन, और ये कौन सा डिवीजन है, मियोसिस है, और ये कितना आ जाएगा, 25, राइट। तो यहां पर इस क्वेश्चन से हमने एक चीज कंक्लूड की, एक चीज कंक्लूड किया कि n अगर आपको चाहिए, n नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, will be produced by n/4 number of meiotic divisions, ठीक है। n नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए आपको n/4 नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स करने पड़ेंगे, राइट। अब एक तो ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। घर पर आप एक क्वेश्चन करना कि मान लेते हैं कि यहां पर 202 माइक्रोस्पोर्स बनाने होंगे, तो कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 202 माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए कितने, ठीक। अच्छा, अब दूसरा सवाल, हाउ मेनी सेल डिविजन्स विल अकर टू फॉर्म 100 मेगास्पोर। तो यहां पर भी सिंपल है, यहां पर आप क्या बोलते हो कि एमएमसी है, अगर एमएमसी है अगर, और यहां पर आप एक मियोसिस करते हो, तो आपको यहां कितने सेल्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे, बट 3 क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। और अगर 3 डीजेनरेट कर गए तो एक फंक्शनल बचा, यानी एक मियोसिस से एक मेगास्पोर मिलता है, यानी एक मियोसिस से एक मेगास्पोर मिलता है,
तो 100 मेगास्पोर के लिए आपको 100 मियोसिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप यह समझिए कि कंडीशन क्या है, आपका एक मियोसिस से एक मेगास्पोर, तो 100 मेगास्पोर से 100 मियोसिस आपको करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला? इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यह है कि वहां पर n नंबर ऑफ मेगास्पोर्स can be produced by n number of meiotic divisions। ठीक है, ये सिचुएशन है आपका नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉर्मली डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशंस, है ना। नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां की बात करिए। तो ये आपके दो तरह का कंक्लूजन हो गया, पहला और दूसरा, राइट। अब चलते हैं आगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन बताइए, है ना। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, देखना है कि आपने कितना रिवाइज किया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 microspores and 100 megaspores। ठीक है ना। यहां पर 100 मेल गैमेटोफाइट और 100 फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट भी मैच्योर होना चाहिए बिल्कुल, और फीमेल गैमेटोफाइट भी मैच्योर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये बताइए फटाफट से, यू हैव 30 सेकेंड्स, और फिर तब तक मैं अगला सवाल लिख के रखता हूं। हाँ भैया बताओ, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए एक चीज सुनिए, यहां आपका जो है प्रज्ञा, कुछ नोट्स आपको मिलेंगे, कुछ आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, है ना, जरूरत जो है उसके हिसाब से। ठीक है, जो नोट्स आपको मैं दूंगा वो बिल्कुल बेसिक नोट्स हैं। ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो बिल्कुल भी बेसिक नोट्स होंगे, और ये जो बेसिक नोट्स हैं वो आपके एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप वहां पर थोड़ा सा, अगर आप रियली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। तो कुछ मेहनत आपको करना है ना, सब कुछ मैं नहीं दूंगा। तो यहां पर ये जो है ये डिस्कस कर रहे थे ये वाला, और गौरव जो है 99 नहीं होगा। ठीक है, गौरव जी अगर आप सुन रहे हैं तो 99 नहीं होगा। ठीक है, बता दिया है कैसे। अच्छा, अगर बात कर रहे हैं हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मेल गैमेटोफाइट,
एंड 100 फीमेल गैमेटोफाइट। याद आ रहा है, मेल गैमेटोफाइट मैच्योर वाला कौन सा सेल्ड स्टेज हो गया, 3 सेल्ड स्टेज, और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल्ड स्टेज, 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये दोनों कंडीशन था। तो यहां पर बताइए कि इस वाले केस में कितने माइटोसिस लग रहे हैं। पहला माइटोसिस कब होता है, जब वहां आपका एक सेल था और उसमें एक माइटोसिस हुआ तो वेजिटेटिव सेल बना, जनरेटिव सेल बना, और फिर से एक बार माइटोसिस हुआ किसमें, जेनरेटिव सेल में, तो वहां पर 2 मेल गैमीट्स बने हैं। यानी 3 सेल्ड स्टेज बनाने के लिए आपको कितने माइटोसिस लगते हैं, 2 माइटोसिस लगते हैं। और अगर 7 सेल्ड की बात कर रहे हो, है ना, तो पहली बार माइटोसिस किया मेगास्पोर में, मेगास्पोर में जब पहली बार माइटोसिस किया तो क्या बनेगा, 2 सेल्ड स्टेज, 2 न्यूक्लियेट स्टेज, फिर क्या 4 न्यूक्लियेट स्टेज, और फिर क्या 8 न्यूक्लियेट स्टेज। तो वहां पर कितनी बार माइटोसिस करते हैं, 3 माइटोसिस आप करते हो, 3 माइटोसिस आप करते हैं। और इस केस में कितने माइटोसिस करते हो, 2 माइटोसिस करते हो। तो यहां पर ये चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आपने थ्योरी ध्यान से सुना है तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। अगला सवाल है, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 फीमेल गैमीट्स एंड 100 मेल गैमीट विच इज इन्वॉल्व्ड इन सिंगेमी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी आपसे थोड़ा नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन जो है ये आज के लेक्चर के एंड में मैं आपसे फिर पूछूंगा। ठीक है, इसका आंसर आप लास्ट में निकाल के रखिएगा, इससे रिलेटेड चीज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप मुझे लेक्चर के एंड में आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने बात किया कि हमने क्या बना लिया, बताओ, मेल गैमीट बन चुका है, फीमेल गैमीट भी बना लिया, मेल गैमीट भी बना लिया और फीमेल गैमीट भी बना लिया। ठीक, अब यहां पर आप क्या कह रहे हो कि मेल गैमीट का नंबर कितना था, याद करिए 3 सेल्ड स्टेज पर कितने होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, दे डू नॉट हैव अ फ्लैजिला और सिलिया, नॉन मोटाइल। ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन मोटाइल हैं, 2 हैं। फीमेल गैमीट की अगर बात करें तो बताओ कितनी है, 1 है, और ये भी कैसी है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है यार, मेल गैमीट भी मूव नहीं कर रहा, फीमेल गैमीट भी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मेल गैमीट है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, मेल गैमीट कैसा है, स्मॉलर, और जो फीमेल गैमीट है वो कैसी है, बड़ी है, लार्जर। ठीक, तो यहां पर न्यूक्लियस तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, न्यूक्लियस दोनों का कंट्रीब्यूट हो रहा है, बट साइटोप्लाज्म किसका मिल रहा है आपको, फीमेल से। ठीक है, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है आपको, आगे काम आएगी। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो इसको यहां से यहां पहुंचाना पड़ता है, मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, इस पॉलिनेशन के बाद इसका पर्पस क्या है, टू ब्रिंग द मेल गैमीट टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट एंड परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। तो यहां अब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन की वजह से, पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, और पॉलिनेशन की वजह से होना क्या है, फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, तो अभी हमने मेल और फीमेल गैमीट बनाया हुआ है, तो पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे,
और फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, मेल गैमीट्स कितने हैं? 2, ठीक है, और फीमेल गैमीट कितनी है? 1। समझ में आ रहा है? ये यहां पर एक कंडीशन है। तो यहां हम लोग जो फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं वो आप समझिए थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। फर्टिलाइजेशन, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसा है? इट इज oogamie। याद आ रहा है? व्हाट इज oogamie? फ्यूजन ऑफ स्मॉलर मोटाइल और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट with larger non-motile female gamete। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? oogamie कहते हैं। तो बताइए एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? oogamie होता है, राइट? तो ध्यान रखना oogamie जो है ये कहां कहां पर होता है? आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में oogamie होता है, और साथ में सम एल्गी, कुछ एल्गी में भी होता है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? oogamie हो रहा है। अब यहां पर एक चीज समझो, हमारे पास 2 मेल गैमीट है ना, हमें 2 मेल गैमीट का हिसाब देना है। ये हो गया एक मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट, ठीक है। इसका फ्यूजन हम लोग किसके साथ करवाएंगे? ये जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो यहां पर आपको 2 सेल्स के बारे में हिसाब देना है। एक कौन सा? एग, ठीक है, या इसको आप क्या बोल सकते हो? oosphere, ठीक। और एक सेल कौन सा? सेंट्रल सेल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई। पहले तो यहां पर आप समझिए कि एक चीज समझिएगा कि यहां पर आप ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, इस एम्ब्रियोसैक में आपको ये कंडीशन है। इसमें याद करिए एम्ब्रियोसैक में 7 सेल होते थे, एंटीपोडल भी होता था, सिनर्जिड भी होता था। तो आप मान के चलिए कि एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स क्या हो चुके हैं? डीजेनरेट हो चुके हैं, उनका काम हो गया, ठीक है ना, उनका काम हो चुका है, ठीक है। यहां पर ये 2 सेल से अपने सेंट्रल सेल और एग, ठीक है, सेंट्रल सेल और एग सेल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट जो है यहां पर बात कर रहे हैं फर्स्ट मेल गैमीट जो है, और ये एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, एम्ब्रियोसैक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? पहला जो मेल गैमीट है उसका फ्यूजन इससे करवाएंगे, एग से, ठीक है, इससे करवा देंगे एग से। तो एग और फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, ठीक है, यहां पर यह होगा, और इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है, क्या बन गया है? जाइगोट बन गया। तो आप यह समझो कि आपका जो एम्ब्रियोसैक है
ठीक है। आपका जो इम्ब्रियो सैक है, इस इम्ब्रियो सैक में अब क्या चीजें बच गई? एक तो सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल हो गया, इसके अंदर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और यहां पर आपके पास अब क्या बन गया है? अब बन गया है, ये क्या बन गया है? जाइगोट। ठीक है, क्या बन चुका है? जाइगोट बन गया। ठीक है, तो यहां पर आप जो है बात करेंगे, ये जो बात करेंगे जाइगोट की, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका। जाइगोट का जो प्लॉइडी हो गया वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर प्लॉइडी की बात करें तो मेल गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड है। सेंट्रल सेल कैसा है? N+N था। एग कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, ये सिचुएशंस हैं। पहला स्टेप हो गया ये वाला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म व्हाट? सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इनसाइड सेंट्रल सेल। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज क्या? नेक्स्ट चीज क्या? यहां जाइगोट बना है, जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट बन गया, और जाइगोट के साथ साथ आपका यहां पर जो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल के पास वहां पर 2 न्यूक्लियस थे, और दोनों जब फ्यूज कर गए हैं तो इस न्यूक्लियस का ही नाम आपने क्या बोला है? सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ये रहा आपका सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और ये जो है, दिस इज योर सेंट्रल सेल। ये तो न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या है? सेंट्रल सेल है। तो अब जो सेंट्रल सेल है, इसका जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, अगर आपसे पूछा जाए इसका प्लॉइडी बताइए, तो आप क्या बता दोगे? डिप्लॉइड है। ठीक है, 2NF। ये है आपका स्टेप 2। और अब जो है यहां पर तीसरा स्टेप हम लोग देख रहे हैं, थर्ड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है, स्टेप 3 की अगर बात करें तो यहां आपका कंडीशन है, जाइगोट बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बाद अब यहां पर करेंगे एक तीसरा कंडीशन, सेकेंड मेल गैमीट जो है, ये जो है अब फ्यूज करेगा किसके साथ? सेकेंडरी या सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज कर रहा है? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। और यहां पर जब फ्यूजन होगा तो याद करिए, सेंट्रल सेल कैसा था? डिप्लॉइड। और मेल गैमीट कैसा था? हैप्लॉइड। और यहां पर भाई न्यूक्लियस को ऐड कर रहे हो ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जीनोम है। तो यहां पर एक जीनोम है और यहां पर 2 जीनोम है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे यहां पर। तो दोनों जीनोम्स को जब ऐड कर दिया तो यहां क्या बन गया? ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास एक है क्या? जाइगोट, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? दूसरा आपको यहां पर क्या मिलेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म
सेल, पीईसी, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां पर आप समझिए कि सेकेंड मेल गैमीट है और सेंट्रल सेल है, इनका फ्यूजन होगा, और इनके फ्यूजन की वजह से अब हमारे पास टोटल कितने सेल्स मिल गए? 2 सेल्स मिल गए। एक कौन सा मिलेगा आपको? पीईसी मिलेगा, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको? जाइगोट मिल जाएगा। टोटल कितने सेल्स हो गए? 2 सेल, जिसमें से एक की प्लॉइडी क्या है? जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है, और यहां पर दूसरे सेल की प्लॉइडी क्या है? ट्रिप्लॉइड है। तो आप एक चीज समझिए, आप एक बात समझो, ये जो पूरा प्रोसेस जो हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें क्या क्या हुआ? इसमें सबसे पहले कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जिसकी वजह से क्या बना? जाइगोट। इसको आप क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, राइट? इसको आप क्या ही बोल सकते हो? ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन। और एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। मिक्सिस का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहां फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो हुआ है ट्रू फर्टिलाइजेशन, और ट्रू फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्फीमिक्सिस या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। इसके बाद बोलो क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वहां पर जो पोलर न्यूक्लियाई थे उनका फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन होके और फिर आपका क्या बन गया था? वहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस। और फिर ध्यान रखना, इसको, इस फ्यूजन को आप फर्टिलाइजेशन नहीं कह रहे हो, दिस इज नॉट फर्टिलाइजेशन। इसको आप सिंपली क्या बोल रहे हो कि 2 न्यूक्लियस थे और 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है। तो फर्टिलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन, ठीक है। बट नॉट ऑल फ्यूजन्स आर फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। ऑल फर्टिलाइजेशंस आर फ्यूजन्स, बट नॉट ऑल फ्यूजन्स आर फर्टिलाइजेशंस। तो यहां पर सिर्फ फ्यूजन हुआ है, इसको आप फर्टिलाइजेशन नहीं कहोगे। तो ये भी क्या हो गया? फ्यूजन। ये भी क्या हो गया? फ्यूजन। और यहां पर फिर दूसरा क्या हुआ कि यहां पर जो दूसरा मेल गैमीट था वो किसके साथ फ्यूज किया? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया। यहां पर भी क्या हुआ? फ्यूजन। और जब फ्यूजन हुआ तो यहां आपको मिला है क्या? पीईसी। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या है? 3 बातें हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि यहां पर फर्टिलाइजेशन कितने हुए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन कब बोलते हो? जब वहां पर गैमीट इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो यहां पर याद करिए, एक फर्टिलाइजेशन तो आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन है, एक तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है जिसको आपने सिंगेमी भी पढ़ा था। कब? 11th में, जब एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ते थे। तो फर्टिलाइजेशन एक हुआ ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या सिंगेमी भी बोल सकते हैं, या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने आपको कहा था जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या ये हुआ यहां पर? एक हुआ फॉल्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फॉल्स फर्टिलाइजेशन, या इसको आप क्या बोलते हो? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन।
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला यहां पर? ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि एक तो हुआ यहां पर फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, है ना? तो यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर गए? 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल। ये आपका जो था यहां पर भी एक न्यूक्लियस किसका था? मेल गैमीट का, और एक न्यूक्लियस किसका था? सेंट्रल सेल का। इसका हैप्लॉइड था, इसका डिप्लॉइड था। तो ये जो फ्यूजन हुआ इसको आप क्या बोल रहे हो? बताइए कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर गए? 2 तो यहां पर, 2 यहां पर, और फिर तीसरा कौन सा हो गया? मेल गैमीट जो है यहां पर, ये कंडीशन हो गया। तो टोटल 3 न्यूक्लियाई फ्यूज किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और फॉल्स फर्टिलाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि यहां पर जाइगोट नहीं बनता। इस केस में क्या बनता है? इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बट इसकी वजह से वहां पर क्या बनता है? पीईसी, जो कि न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट टू द जाइगोट। तो इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, है ना, खाना प्रोवाइड करते हो किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो 2 फर्टिलाइजेशन हुए ना, 2 फर्टिलाइजेशन हुए। याद करिए, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता था, वहां पर भी 2 मेल गैमीट्स आते थे, बट फर्टिलाइजेशन कितने का होता था? सिर्फ और सिर्फ एक का, ठीक है। और दूसरा वाला मेल गैमीट क्या हो जाता था? डीजेनरेट कर जाता था, ठीक है। तो वहां पर वो एक डीमेरिट था। बट यहां पर जो है दोनों मेल गैमीट्स का फ्यूजन करवा देते हैं। एक मेल गैमीट की हेल्प से खाना बना लेते हैं और दूसरे मेल गैमीट की हेल्प से जाइगोट बना लेते हैं। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन जो है क्या कहलाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? एंजियोस्पर्म्स में। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन कितने हुए ये बताया। अब यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ फ्यूजन कितने हुए, फ्यूजन कितने हुए, तो फ्यूजन याद करिए, एक जाइगोट बनाने के टाइम में फ्यूजन कब कब हुआ? एक तो वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन में, दूसरा कहां पर बताइए? सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में, और तीसरा कहां पर हुआ बताओ? वहां पर पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्मेशन में। तो यहां पर जो फ्यूजन हुए हैं वहां पर ये लोग हुए हैं फ्यूजन, जिसमें जाइगोट में 2 न्यूक्लियस फ्यूज किया था, 2 न्यूक्लियस फ्यूज किया था। सेकेंडरी न्यूक्लियस जब आप फॉर्म कर रहे थे तो यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज किए थे? 2 न्यूक्लियस। और जब वहां पर मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज किया था तो यहां पर यह कंडीशन था, ठीक है। तो ये आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये जो है ये 6, ठीक है। टोटल कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है? 6 न्यूक्लियाई फ्यूज किया है। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं जो हम लोग स्किप कर देते हैं, विच इज नॉट गुड एज पर नीट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। पहले क्या करते थे? डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछा करते थे, है ना, डेटा पूछते थे, एग्जाम्पल्स पूछते थे, ठीक है। अब वैसी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या वो आप उसको समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। और याद करिए, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? एंजियोस्पर्म्स में होगा, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। देयर आर सर्टेन जिम्नोस्पर्म्स which also perform a primitive type of double fertilization,
ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर आपका जो कंडीशन है, सबसे पहली चीज, कुछ टर्म्स हैं, इनके फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, इनके फंक्शन समझ लेते हैं, किससे रिलेटेड हैं? रिलेटेड टू पिस्टिल। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, याद आ रहा है स्टिग्मा, फटाफट से बोलते जाओ, आप भी बोलते जाइए। स्टिग्मा का फंक्शन क्या? इट इज अ रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन, है ना? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दूसरा वर्ड स्टाइल जो है, ये आपको बता ही दिया था उस दिन कि ये जो है इट इज कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड स्टाइल। सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। तीसरा क्या? ओवरी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ओवरी के बारे में बताया था। चौथी चीज, अब यहां पर कुछ ओवेरियन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले वहां पर बात करते हैं चेंबर, ओवेरियन चेंबर, जिसको आप क्या बोल सकते हो? लॉक्यूल। ये देखिए, ये जो जगह दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो? लॉक्यूल बोल देते हो। ठीक है, और इस चेंबर के अंदर, इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? ओव्यूल्स, जिनका नंबर 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना? ओव्यूल्स का नंबर जो है ये 1 भी हो सकता है ओवेरियन चेंबर में, या फिर 1 से ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर दूसरा क्या है? प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, जिसका काम होता है टू सप्लाई नरिशमेंट, फूड एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। तो यहां ये क्या करता है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू ओव्यूल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ओवरी है, ओवरी का एक पार्ट जो है, ये जो ओवरी है ये पूरा पैरेनकाइमा का बना हुआ है, और ये जो है इसको आप क्या बोल दोगे? ओवरी वॉल। और ये जो ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल में एक जगह, लेट सपोज मैं मानता हूं जो जगह है ये क्या है? प्लेसेंटा है। ये क्या है? प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के ऊपर एक ऐसा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, और ये जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यहां पर प्रेजेंट है प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, और ये जो फ्यूनिकल है उसके ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं? ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल अटैच है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पर अटैच है, ये जो पॉइंट समझ रहे हो, जिस पॉइंट पर आपका फ्यूनिकल अटैच है ओव्यूल के साथ,
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं। तो व्हाट इज हाइलम? पॉइंट एट विच फ्यूनिकल is attached to ovule. Point at which funicle is attached to, यहां पर point at which funicle is attached to ovule, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो देखिए दो वर्ड्स यहां पर आ गए, फ्यूनिकल और हाइलम। ठीक है, फ्यूनिकल और हाइलम। और ये जो फ्यूनिकल और हाइलम है, इनका बस ये रोल है कि दे आर प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन विद द प्लेसेंटा, और यहां पर जो ये खाना आ रहा है, ठीक है, वो खाना इस प्लेसेंटा के थ्रू किधर चला जाएगा? बच्चे के पास चला जाएगा। कहां पर? इस न्यूसलस में। प्लेसेंटा से जो भी नरिशमेंट मिल रहा है, that is being supplied to which part of the ovule? Nucellus part of the ovule. तो जितना भी खाना यहां पर आएगा प्लेसेंटा के थ्रू कहां चला जाएगा? न्यूसलस में, और फिर वहां के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो ये आपका कंडीशन हो गया ओवेरियन स्ट्रक्चर्स में, ओवेरियन चेंबर और प्लेसेंटा हो गया। फ्यूनिकल और हाइलम वहीं पर बता दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, ओवेरियन चेंबर के अंदर जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोला था? याद करिए, मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा था कि ओवरी वॉल के अंदर जो प्लेसेंटा अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? प्लेसेंटेशन, है ना? तो आपने वहां पर अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन पढ़े थे, वो वहां का पार्ट है। अब यहां पर प्लेसेंटा, ओव्यूल और जो आपका जो अरेंजमेंट है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ovary with respect to funicle micropyle and chalaza। ये जो इन तीनों का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे यहां पर अरेंजमेंट है ओव्यूल का। तो आप ये समझिए कि मान लो कि यहाँ पर है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। ये हो गया इंटेगमेंट। ये वाला पार्ट, शेड वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूसलस। याद करिए बोला था जहां से इंटेगमेंट अराइज करता है उस जगह को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, चैलेजल पोल। दिस इज चैलेजा। और ये जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट होता है इस जगह को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो इंटेगमेंट हो गया, न्यूसलस हो गया, चैलेजा हो गया। और यहां पर इस जगह पर हाइलम है, हाइलम ये पॉइंट, और इस हाइलम से यहां पर क्या है? फ्यूनिकल। तो ये कंडीशन आप देख रहे हो, इस कंडीशन को आप देख रहे हो, तो जब माइक्रोपाइल ऐसा रहे तो इसको आप क्या बोलते हो? इरेक्ट ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए ट्रोपस का मतलब क्या होता है? ट्रोपस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ट्रोपस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट।
तो यहां पर ये जो ऑर्थोट्रोपस कंडीशन है, इसका मतलब है कि ये यहां पर इस तरीके से अरेंज है। अब इसका और क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, मोस्ट प्रिमिटिव। कैसे पता? ये जिम्नोस्पर्म में सिर्फ यही वाला ओव्यूल मिलता है, ठीक है ना। ये जो है इन जिम्नोस्पर्म्स एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं, बट देखिए जिम्नोस्पर्म हमारा एक पूरा टॉपिक था, है ना, 11th में, तो इसलिए वहां पर आपको इसका थोड़ा नाम याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। दूसरा देखो, एक तो ये अरेंजमेंट है, फ्यूनिकल के हिसाब से ये आपका अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? दूसरा अरेंजमेंट ये क्या? फ्यूनिकल। ये क्या? हाइलम। हाइलम पर ये रहा आपका इंटेगमेंट और ये रहा आपका न्यूसलस। इंटेगमेंट प्लस न्यूसलस मिलाकर क्या हो गया? ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है आपका, ओव्यूल और फ्यूनिकल, ये अरेंजमेंट देखिए कितने पर अरेंज है? 90 डिग्री पर अरेंज है, ठीक है। 90 डिग्री में 3 वेरिएशन है। एक तो सिंपल 90 डिग्री, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा सिचुएशन क्या है कि मान लेते हैं कि ये ऐसा कंडीशन, फ्यूनिकल, हाइलम, और इसके बाद फिर जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है थोड़ा कर्व्ड, ये देखिए ये जो ओव्यूल है कैसा है? कर्व्ड है, ठीक है। यहां पर देखिए स्ट्रेट है, बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट, यहां पर भी 90 डिग्री है, बट थोड़ा सा क्या हो गया? कर्व हो गया। दूसरी चीज क्या? यहां पर थोड़ा सा हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में भी बात कर लेते हैं। अंदर में कौन है? एम्ब्रियो सैक है। ये जो है ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यहां पर कैसा है? स्ट्रेट है, हर केस में स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। यहां जितने भी केसेस होंगे वहां पर एम्ब्रियो सैक जो होगा वो कैसा रहेगा? एकदम लीनियर रहेगा। बट एक केस मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो कि ये क्या है? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल, ये क्या? हाइलम। हाइलम से अटैच है क्या? हाइलम ही वो पॉइंट है जहां पर अटैच है क्या? ओव्यूल। देखो इस बार भी ओव्यूल कैसा है? थोड़ा टेढ़ा है। और यहां पर ये रहा न्यूसलस, ये इंटेगमेंट, ये न्यूसलस, और न्यूसलस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। तो ये देखिए ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो इंटेगमेंट और न्यूसलस मिलाकर क्या बोला? ओव्यूल। ओव्यूल भी कर्व्ड है और एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है, ठीक है। फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखो ये यहां पर माइक्रोपाइलर एंड, इस वाले केस में ये क्या हो गया? चैलेजल एंड। यहां पर देखिए, ये देख रहा है इंटेगमेंट जहां पर एब्सेंट है, ये कौन सा एरिया? माइक्रोपाइल, और ये वाला क्या? चैलेजा। यहां पर फिर से देखो इंटेगमेंट एब्सेंट, माइक्रोपाइल, ये कौन सा? चैलेजा। ये यहां पर क्या? माइक्रोपाइल, ये क्या? चैलेजा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसका नाम क्या था? ऑर्थोट्रोपस, है ना। इसका नाम क्या था? ऑर्थोट्रोपस। यहां पर जो है इसको नाम क्या देते हैं? हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। ये कंडीशन है। यहां पर हेमी एना का मतलब क्या होता है?
90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। देखो एना का मतलब क्या होता है, एनाट्रोपस का एना का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो हेमी एनाट्रोपस जो है यहां पर क्या कह रहे हैं 90 डिग्री। तो ये जो है, ये जो कर्व्ड हेमी एनाट्रोपस है, ये जो कर्व्ड हेमी एनाट्रोपस है जिसमें एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है, ठीक है, ये जो कंडीशन है और इस कंडीशन में ये आपको बस ध्यान रखना है कि यहां पर जहां पर कर्व्ड होगा इसको आप क्या बोलोगे, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फी का मतलब क्या होता है डुअल, दोनों, ठीक है, एम्फीबियंस आप पढ़ते हो तो एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है कि ओव्यूल भी कर्व्ड है और एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है, ठीक है। और यहां पर जो दूसरा कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको आप क्या बोल सकते हो, इट इज ये हो गया आपका टाइप 3, ये हो गया आपका टाइप 1, ठीक है। ये सिचुएशंस हैं आपके। अब यहां पर एक क्या है, एक कंडीशन क्या है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और 180 डिग्री घुमा देते हैं। देखना एक बार, जब बना रहा हूं तब देखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर आपको एक कंडीशन देता हूं मैं, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये है आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये देखिए, ये इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, दो इंटेगुमेंट दिखाया मैंने आपको। और इसके बाद ये जो फ्यूनिकल है, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा कि वहां पर इंटेगुमेंट है और ये यहां पर ऐसा फ्यूनिकल, ये रहा क्या, फ्यूनिकल है, ठीक। अच्छा, अब कंडीशन ये है, यहां पर ऐसे न्यूक्लियस भी है, देखो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपका हो गया क्या, इंटेगुमेंट, ये है आपका फ्यूनिकल, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फ्यूनिकल इंटेगुमेंट के साथ ऐसे फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो जगह है, इसको देखो, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, हाइलम, जहां पर अटैचमेंट है, ठीक है। और जहां से इसके बाद जो एरिया है, ये क्या हुआ है कि इंटेगुमेंट एंड फ्यूनिकल आर फ्यूज्ड, और जहां पर फ्यूजन हुआ है इस जगह को आप क्या बोलते हो, रैफे, क्या बोल दिया बताओ, रैफे बोल दिया। तो व्हाट इज रैफे, रैफे इज द फ्यूज्ड रीजन ऑफ इंटेगुमेंट एंड फ्यूनिकल। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, यहां पर ना ही ऑर्थोट्रोपस में होगा, ना ही आपको हेमियानाट्रोपस में मिलेगा, ठीक है, ना ही आपको ये जो दूसरा वाला है जिसको आप क्या बोल सकते हो, कैंपाइलोट्रोपस, यहां पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका टाइप 3 है यानी एम्फीट्रोपस है, ये तीनों एक कैटेगरी के, तो ये तीनों टाइप्स हैं, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा रैफे, इस वाले में आपको मिलता है। और इसका नाम क्या डाला है, एनाट्रोपस, ठीक है ना, या रेज्यूपिनेट ओव्यूल।
रेज्यूपिनेट का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड टू 180 डिग्री। ठीक है ना? तो आप समझिए कि ये आपका, मान लेते हैं कि ये जो हाथ है मेरा, ये आपका क्या है? यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया फ्यूनिकल, ये क्या हो गया? हाइलम, ये क्या हो गया? इंटेगमेंट। जहां पर गैप है इसको क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ? ऑर्थोट्रोपस। 90 डिग्री से घुमाया तो क्या हो गया? हेमी एनाट्रोपस। इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से बताइए? एक कौन सा? नॉर्मल हेमी एनाट्रोपस। टाइप 2 क्या हो गया? कैंपाइलोट्रोपस, जिसमें कर्व्ड है बट एम्ब्रियो सैक नॉर्मल है। इसके बाद फिर क्या है कि जब एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों कर्व्ड हैं तो क्या बोल दिया वहां पर? एम्फीट्रोपस। तो ये हो गए 3 टाइप्स। और फिर यहां पर क्या करेंगे? ये इंटेगमेंट और ये फ्यूनिकल ऐसे जब घुमा दोगे 180 डिग्री से, तो ये जो इंटेगमेंट है ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? फ्यूनिकल के साथ फ्यूज कर जाएगा। इसी जगह को आप क्या बोलते हो? रैफे बोल देते हो। ठीक है, रैफे बोल दोगे। तो ये सिचुएशन है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। और आपके जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उन एंजियोस्पर्म्स में आपका जो सबसे कॉमन टाइप है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया सबसे प्रिमिटिव, ठीक है। और ये क्या हो गया? सबसे ज्यादा कॉमन, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन यहां पर क्या है? एक फाइनल सिचुएशन है, एक फाइनल कंडीशन है जहां पर आपने बोला, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें तुमने क्या किया है? इंटेगुमेंट लिया और इस इंटेगुमेंट को घुमा दिया, ठीक है। और फिर यहां पर तुमने क्या बना लिया? फ्यूनिकल। तो ये कौन सी जगह हो गई? फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल। ये वाला जगह कौन सा हो गया? रैफे। यहां पर भी फ्यूजन हुआ है किसका? इंटेगुमेंट का और फ्यूनिकल का। और फिर यहां पर आपका जो एम्ब्रियो सैक है और फिर ये इंटेगुमेंट है। तो यहां पर क्या हुआ है? कॉइलिंग ऑफ ओव्यूल बाय 360 डिग्री। तो इस वाले केस में नो कॉइलिंग, इस वाले केस में 90 डिग्री कॉइलिंग, इस वाले केस में 180 डिग्री कॉइलिंग, और फिर क्या हो गया? 360 डिग्री कॉइलिंग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसको आप क्या बोल देते हो? सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके ओव्यूल्स का। तो अब यहां पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ऑर्थोट्रोपस ध्यान रखना है और दूसरा एनाट्रोपस ध्यान रखना है। आपके किसी भी एग्जाम में फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है, नीट का पैटर्न, वहां पर आपसे हेमी एनाट्रोपस के कोई से भी टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे और ना ही पूछा जाएगा सर्सिनोट्रोपस। यानी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद करने हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस है और कौन सा है? एनाट्रोपस है। देखिए कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि माइक्रोपाइल ऊपर है कि चैलेजा नीचे है, या चैलेजा ऊपर है या माइक्रोपाइल। मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं, जिधर इंटेगुमेंट एब्सेंट दिख जाए वो माइक्रोपाइल हो गया, और जहां से आपका इंटेगुमेंट का ओरिजिन, माइक्रोपाइल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चैलेजा हो जाएगा। तो जैसे इसमें ये हो गया, ये अरेंजमेंट, इधर आओगे तो ये माइक्रोपाइल दिख रहा है ना, चैलेजा। ये दोनों कैसे हो गए? हॉरिजॉन्टल, बराबर। यहां पर भी माइक्रोपाइल चैलेजा, यहां पर भी माइक्रोपाइल चैलेजा। इधर देखो एनाट्रोपस में, देखिए ये आपके सिलेबस में, इसको ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये देख रहे हो, जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इस जगह को आप क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। और ये जो ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चैलेजा। तो अब आप अगर कंपेयर करोगे ऑर्थोट्रोपस को
और एनाट्रोपस को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा कि माइक्रोपाइल जो है इधर है और चैलेजा इधर है, ठीक है, ऊपर नीचे दिख रहा है। माइक्रोपाइल ऊपर दिख रहा है, चैलेजा नीचे दिख रहा है। बट यहां देखिए माइक्रोपाइल किधर हो गया, नीचे हो गया, और चैलेजा किधर हो गया, ऊपर हो गया। तो ऊपर और नीचे नहीं, जिधर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उधर कौन हो गया, माइक्रोपाइल, और जिधर माइक्रोपाइल आपका जो है नहीं है, ऑपोजिट पोल जो है क्या हो जाएगा, चैलेजा हो जाएगा। और फाइनली वो है यहां पर जो है, ये देखिए ये माइक्रोपाइल हो गया और ये क्या हो गया, चैलेजा हो जाएगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओव्यूल्स का, अच्छा देखिए एक चीज कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट था, एक बार बता देता हूं मैं, सुनिएगा। जैसे क्या प्रॉब्लम है कि कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है। मान लेते हैं कि जैसे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, यहां पर आपका ये ओवरी है और ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये प्लेसेंटा जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, न्यूसलस को। ध्यान रखिएगा जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से जाता है किसके पास, न्यूसलस के पास। यहां पर अगर पहले 3 सेल्स थे तो यहां न्यूट्रिशन लेकर ये अपना नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और सिंस न्यूसलस इज ऑल्सो पैरेनकाइमेटस तो दे विल स्टोर व्हाट, फूड। तो खाना आ कहां से रहा है, जो प्लांट है इसके लीव्स बना रहे होंगे और उन लीव से खाना आ रहा है प्लेसेंटा के पास, क्योंकि प्लेसेंटा भी कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक, और न्यूसलस भी कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक। न्यूसलस कहीं से खाना बनाता नहीं है, न्यूसलस गेट्स फूड फ्रॉम द अदर टिश्यूज, द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, और वो आता किसके थ्रू है, वाया प्लेसेंटा टू द न्यूसलस, ठीक है। ये कंडीशन है आपका। अच्छा आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कुछ चीजें जो हैं, नहीं तो फिर अपनी क्या है स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि आपने बना लिया सारा ओवरी का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया हमने। कुछ और टर्म्स हैं, एक जैसे एक टर्म है ऑब्ट्यूरेटर, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू ओवरी, रिलेटेड टू पिस्टिल। तो एक आखिरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है। ये जो है व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर, दिस इज आउटग्रोथ, ठीक है, ऑफ फ्यूनिकल और प्लेसेंटा। एक तरह का क्या है, एक्सटेंशन है, आउटग्रोथ है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट गाइड्स पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। याद आ रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है, और उस ओव्यूल में एंटर किधर से करना है, वो उस चीज के लिए गाइडेंस कौन देता है, ऑब्ट्यूरेटर। तो ऑब्ट्यूरेटर जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया किसने है, या तो फ्यूनिकल ने या फिर प्लेसेंटा ने, और फिर इसका काम क्या है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ये चीज और क्लियर होगी जब हम लोग डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट्स, ठीक है, तो वहां पर ये फिर से आएगा ऑब्ट्यूरेटर। अभी के लिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया ये टर्म। आगे अगर चलें तो अब हम लोग उसी सवाल पर वापस आते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। इसे बताइए, हाउ मेनी मेल गैमीट्स
participate during fertilization for zygote formation throughout डबल फर्टिलाइजेशन। दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज है कि आपसे पूछा गया है कि कितने मेल गैमीट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब याद आ रहा होगा हमने ये जो एंजियोस्पर्म में पढ़ा है ये डबल फर्टिलाइजेशन था, तो उसमें ध्यान रखना जाइगोट फॉर्मेशन में सिर्फ कितने मेल गैमीट्स पार्टिसिपेट किए थे? सिर्फ एक। और टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में कितने मेल गैमीट्स पार्टिसिपेट किए थे? 2। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग तैयार हैं उस क्वेश्चन के लिए जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 100 female gametes and 100 male gametes, और मेल गैमीट्स कौन वाले? which participate in syngamy। और सिंगेमी याद आ रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे 100 फीमेल गैमीट बनाने को और 100 मेल गैमीट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करोगे घर पे। ठीक है, अच्छा यहां पर 100 मेल गैमीट्स बनाने के लिए, फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। 100 फीमेल गैमीट बनाने के लिए देखिए, एक मेगास्पोर मदर सेल, इससे क्या बनाएंगे आप? एक फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। यहां पर कितने मियोसिस किए? एक मियोसिस कर दिया। एक मियोसिस जब आप कर दोगे तो एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा, और एक फंक्शनल मेगास्पोर से आप क्या बनाओगे? फिर एम्ब्रियोसैक बना लोगे। ये क्या बना लिया आपने? एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक जो बनाया है इसके अंदर एग कितनी है? एक। यानी आप समझो कि एक मियोसिस से एक एग बनेगा, एक मियोसिस से एक एग बनेगा। कंक्लूजन क्या? n number of meiotic divisions are required to produce n number of female gametes। ठीक है ना, जितने फीमेल गैमीट बनाने हैं आपको, उसका बस आपको क्या करना है? n कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेल गैमीट बनाने के लिए। मेल गैमीट बनाने के लिए यहां पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब यहां पर आप मियोसिस करोगे, तो एक ही मियोसिस से आपको वहां पर 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे, और चारों के चारों क्या होंगे? फंक्शनल। चारों फंक्शनल होंगे। ठीक है, अब यहां पर भाई ये भी जब मैच्योर होगा तो यहां पर 2 मेल गैमीट्स बनेंगे, 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। बट हम लोग इंटरेस्टेड कितने में हैं? एक जो जाइगोट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर एक मेल गैमीट यहां पर हो गया, एक मेल गैमीट। यानी जितने माइक्रोस्पोर्स उतने मेल गैमीट, जितने माइक्रोस्पोर्स यहां पर हर बार
ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स will be equal to number of male gametes in zygote formation. है ना, जितने आपको यहां पर जो है माइक्रोस्पोर्स होंगे उतने ही आपको क्या रखने हैं, मेल गैमीट्स रखने हैं। और मेल गैमीट कौन सा, जो जाइगोट बनाने में इन्वॉल्व होगा। याद करो, एक ही जाइगोट बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि अभी कुछ देर पहले आपने बोला था कि n/4 नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ मेल गैमीट्स, है ना। जितने माइक्रोस्पोर बनाने के लिए चाहिए उतने ही आपको क्या चाहिए, मेल गैमीट बनाने के लिए चाहिए। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप बोलोगे क्यों जरूरी है। ये जो है ये इसलिए जरूरी है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए या ना आए, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान सुनना, हाउ मेनी meiotic divisions, ठीक है, हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 100 zygotes. How many meiotic divisions are required to produce 100 zygotes? अब एक बार मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप जो है इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दिखें उनको एक बार सॉल्व करिएगा, नहीं आए तो वो क्वेश्चन के फोटोज खींच के आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 जाइगोट्स। डायरेक्टली क्वेश्चन में जाने से बेटर है कि पहले हम लोग बेसिक पे चले जाते हैं। देखो, एक मेल गैमीट जब एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो वहां पर एक जाइगोट बनेगा। बताओ पहले, इसमें कोई डाउट है क्या? एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ जब फर्टिलाइज करेगा तो एक जाइगोट बनेगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n फीमेल गैमीट्स, सॉरी मेल गैमीट्स फ्यूज विथ n female gametes to form n zygotes? कोई दिक्कत है इसमें? n male gamete when fertilized with n female gametes they will form n zygotes. ये ठीक है? तो ये है आपका कंक्लूजन। बट ये तो हो गया नंबर ऑफ गैमीट्स, बट हमसे पूछा गया है मियोटिक डिविजन्स। तो यहां पर तो ये हो गया कि n नंबर ऑफ फीमेल गैमीट, और अभी अभी तुमने बोला था, अभी अभी तुमने कंक्लूड किया था कि n नंबर ऑफ फीमेल गैमीट बनाने के लिए n नंबर ऑफ क्या चाहिए, मियोटिक डिवीजन चाहिए। तो यहां पर आपको लगेगा इसके लिए n number of meiotic divisions, n meiotic divisions ठीक है, इसके लिए प्लस, ध्यान से सुनना, ये meiotic डिवीजन है, ठीक है ना। तो इसमें जितने meiotic डिवीजन लगे और इसमें कितने लगेंगे,
n फीमेल गैमीट बनाने, सॉरी मेल गैमीट है ना, तो यहां पर कितना लग जाएगा n/4, है ना। मेल गैमीट बनाने के लिए कितना लगेगा, n/4 मियोटिक डिविजन लग जाएंगे, और फीमेल गैमीट बनाने के लिए कितने लग जाएंगे, n मियोटिक डिविजन्स। n मियोटिक डिविजन्स, तो n नंबर ऑफ मेल गैमीट्स को बनाने के लिए इतने डिवीजन चाहिए, और n नंबर ऑफ फीमेल गैमीट को बनाने के लिए इतने डिवीजन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे वो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने मियोटिक डिवीजन्स लगेंगे n जाइगोट बनाने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n + n/4 नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड to produce n number of zygote। ये रहा आपका कंक्लूजन, ये रहा आपका कंक्लूजन, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो अब अगर अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि यहां पर 100 जो हो गया, ये क्या हो गया, n का वैल्यू, ये क्या हो गया, n का वैल्यू। तो अगर n जाइगोट्स बनाने हैं तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, n + n/4 नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स कराने पड़ेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 100 + 100/4 यानी 125 मियोटिक डिवीजन्स कराने पड़ेंगे टू प्रोड्यूस 100 जाइगोट्स, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, ठीक है, उसमें अपने पास नोट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप नोट्स लगातार नहीं बना रहे, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है सुनना और लिखना एक साथ, तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए बिफोर यू कंक्लूड टू राइट डाउन योर नोट्स, ठीक है। क्योंकि जब आप साथ के साथ लिखते हो तो आप थोड़ा सा परफेक्शन से लिखते हो, बट जब अभी आप यहां पर एक बार वीडियो सुनते हो तो एक बार से आपको चीजें समझ हो सकता है बीच में ना आए। तो आप उसको जब 2 से 3 बार देखोगे तो वहां पर उसको 2x स्पीड पर, पहले बार तो नॉर्मल आपने लाइव देख लिया, ठीक है, उसके बाद जब अगर आप देख रहे हो तो 2x स्पीड पर उसको देखिए, और उसको बाद फिर उसको कंक्लूड करिएगा नोट्स में, ठीक है। ये एडिशनल चीजें जो आप न्यूमेरिकल टाइप्स देख रहे हो, ये आप वहां आपको जो प्रैक्टिस जहां से आप करते हैं बुक से, वहां से आप क्वेश्चंस बनाइए, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है वो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसमें कंक्लूजन आपको एनसीईआरटी, फिर से बोल रहा हूं कि एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा पैराग्राफ, और फिर इनको चीजों को देखिएगा और देखिएगा कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पर्टिकुलर लाइन आप जो है फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।